नमस्कार, बहुत स्वागत है। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। और लाख टके की बात में आज बात होगी संभल में सियासत के, क्योंकि जिस तरह बीजेपी इस मुद्दे को धार दे रही है उससे माना जा रहा है कि 27 में वेस्ट यूपी का सेंटर संभल रहेगा और संभल से ही 27 की बिसात बिछेगी। इसके साथ ही बात होगी इंडी गठबंधन की। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच टकराव से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 27 में यूपी में भी अखिलेश की राहें अलग होने वाली हैं, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं और अखिलेश केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इसके अलावा बात होगी प्रयागराज महाकुंभ की, जिसके लिए सीएम योगी ने आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं को निमंत्रण दिया है। वहीं मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज कुंभ से एकता का संदेश दिया है। और फिर बात होगी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव की, जिसमें पार्टी में अब बागी अपने तेवर दिखाने लगे हैं। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, बागियों को मैनेज करना इस वक्त परेशानी बन चुका है। संभल में जारी खुदाई के बीच में अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। विवाद में जिसने पत्थर बरसाए उसकी तलाश हो रही है। अतिक्रमण हो या फिर बिजली चोरी, हर एंगल से प्रशासन संभल में कार्रवाई में जुटा हुआ है। लेकिन संभल की सियासत थम नहीं रही है। खासकर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मंदिर का मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा है, जो कि बीजेपी का कोर एजेंडा है, और सपा सांसद की बिजली चोरी का मामला विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। इन दोनों मुद्दों को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है, जिससे कि पश्चिम यूपी की सियासत का सेंटर इस वक्त संभल बन चुका है। सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी संभल से 27 का रास्ता तलाश रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। संभल में मंदिर मस्जिद की सियासत अब यूपी में 2027 चुनाव की धुरी बनती जा रही है। संभल अब सियासत का नया रण क्षेत्र बन चुका है, जिसने सर्द मौसम में सियासी तपिश को बढ़ाया हुआ है। मंदिर, कूप और बावड़ी के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ सालों पुराने मंदिरों के ताले टूट रहे हैं तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। जमीन से पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं तो पिछली सरकारों के चिट्ठे भी खुल रहे हैं। शीत सत्र में सीएम योगी का आक्रामक तेवर बता चुका है कि संभल का इतिहास विपक्ष की पोल खोल रहा है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। सीएम योगी ने सदन में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। दंगों में मारे गए हिंदुओं का जिक्र किया। मंदिर मिलने का मामला हो या फिर कूप या खंडित मूर्तियां, सीएम ने साफ कह दिया है कि खुदाई भी होगी और दंगाइयों पर कार्रवाई भी होगी। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में मंदिर विवाद हो या सपा सांसद के बिजली चोरी का मुद्दा, अतिक्रमण की बात या फिर कूप और बावड़ी मिलना, बीजेपी विपक्ष पर पूरी तरह हावी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सपा के
सांसद मतलब माननीय सांसद लोग बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं। तो समाजवादी पार्टी के तो नेता इसी नाते फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको जमीन कब्जा करने को नहीं मिल रहा है, उनको गुंडई करने को नहीं मिल रहा है, उनको बिजली चोरी करने को नहीं मिल रहा है। आप उठा करके रिकॉर्ड दिखवा लीजिए समाजवादी पार्टी के शासन के समय, तो इनके प्रत्येक जिलों में वरिष्ठतम नेता एक एक जगह कब्जा करके बैठे हुए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर, मुख्य समस्याओं पर चर्चा ना हो, बात ना हो, सुबह शाम मंदिर मस्जिद का राग लपेटकर वो चाहते हैं कि जो हमारा सौहार्द है, अखिलेश जी ने यही कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सौहार्द है उसको खोदना चाहते हैं। सौहार्द खोदने से शांति नहीं आएगी, ना विकास। बीजेपी यूपी वेस्ट में लंबे समय से अपनी जड़ें जमाने में जुटी है। सियासत के जानकार भी मानते हैं कि इस वक्त इससे अच्छा मुद्दा बीजेपी के लिए शायद ही कोई होगा, और यही वजह है कि इस बेल्ट में हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देकर संभल को 27 के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों चीजें ऐसे समय पर हुई हैं जब बीजेपी को एक बिना कोई बहुत ज्यादा प्रयास किए हुए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें वो अपना एक जो एजेंडा है वो तो आगे ले ही जा सकती है, और साथ ही समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का भी एक मौका मिला है। रामपुर, अंबेडकर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, ये तमाम वेस्ट यूपी के वो जिले हैं जहां बीजेपी हावी है। कुंदर की जीत के बाद अब सियासत का सेंटर संभल बन चुका है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कि संभल से दिया गया सनातन का संदेश 27 का जनादेश तय कर सकता है। बीजेपी की पूरी रणनीति है कि पश्चिम यूपी की जो बेल्ट है वो संभल मामले से इस बेल्ट को साधा जाए, और सियासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार जुटी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग ताल ठोक रही हैं, लेकिन जिस तरह दोनों के बीच वार पलटवार चल रहा है उसने इंडी गठबंधन की नींव को हिला दिया है। केजरीवाल तो इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर करने की भी बात कर चुके हैं। और दिल्ली के इसी दंगल में अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ में खड़े हैं। मंच शेयर हो या फिर उनके नेता के बयान ये साबित कर रहे हैं कि दिल्ली के दंगल में अखिलेश राहुल नहीं बल्कि केजरीवाल के पाले में खड़े हैं। ऐसे में यूपी में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 27 से पहले राहुल और अखिलेश की राहें अलग हो जाएंगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह विपक्षी गठबंधन ने एकता दिखाई, राज्यों के चुनाव में क्षणभंगुर साबित हो गई। हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी का उपचुनाव, इंडिया गठबंधन की दरार बढ़ती गई और अब धीरे धीरे सबकी राहें अलग हो रही है। पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अब अखिलेश यादव के भी संकेत कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान मची है, उससे नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आर पार के मूड में है। अजय माकन के बयान को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव केजरीवाल की तरफ खड़े होकर संकेत दे चुके हैं कि गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। हर बार पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का कोई मनमुटाव हो गया है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी में विलय कर लिया है, या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में विलय कर लिया है। राजनीतिक दल हैं, इंडिया ब्लॉक की जो स्ट्रेटजी है वो लोकसभा की स्ट्रेटजी है, और सब लोग अपने अपने चुनाव, अपने अपने मूल्यों पर, अपने अपने विचार पर लड़ रहे हैं। और केजरीवाल जी साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का जो अहंकार है उसको चकनाचूर करने में केजरीवाल जी सक्षम हैं, और बाकी पार्टियां भी अपने तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगी। तो समाजवादी पार्टी केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र और यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट नजर आई थी। तब महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले यूपी उपचुनाव के दौरान दोनों ही पार्टी कभी भी एक मंच से चुनाव प्रचार करती दिखी नहीं। बढ़ती दूरियों का प्रमाण संसद में भी तब दिखा।
बढ़ती दूरियों का प्रमाण संसद में भी तब दिखा था जब अखिलेश संभल के मुद्दे पर सवाल उठाने की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस मुखर नहीं हुई और कांग्रेस जिस मुद्दे पर सदन में अड़ी थी उससे अखिलेश अलग दिखे थे। तमाम कारण है जिससे सियासत के जानकारों का मानना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, सभी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं जहां जरूरत पड़ती है। चाहे आप महाराष्ट्र में देख लें, वहां समाजवादी पार्टी के साथ इनके तालमेल में दिक्कतें आई, उत्तर प्रदेश में दिक्कत है ही, यहाँ बाई इलेक्शन में दिक्कत रही। ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस का विरोध करती हैं, तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। और इंडिया अलायंस में बीजेपी के विरोध के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। अगर पूछिए कि इंडिया अलायंस क्या करता है, तो सिर्फ बीजेपी के विरोध के लिए ही इंडिया अलायंस बना था। उसका न तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न कोई संयोजक है, और न कोई उसने अपना दृष्टिकोण पत्र अभी तक जनता के सामने रखा है। इसलिए इंडिया अलायंस अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। दरअसल सपा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के किसी भी विरोध प्रदर्शन में उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा सपा के मुद्दों पर भी कांग्रेस खामोश ही दिखी थी। लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खटपट कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिख रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अपने रास्ते तलाश रही है। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि 2027 चुनाव में वो फैसले अपने मन मुताबिक ले, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि इसमें उनका इंटरफेरेंस जरूर रहे। ऐसे में सवाल यही, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता उत्तर प्रदेश में अब ढलान की तरफ जाएगा? कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। संगम तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही है और इसी बीच में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया। कुंभ की पहचान सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे, इसके लिए पीएम मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश।
गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया, साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ पीएम महाकुंभ से एकता का संदेश दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए,
पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासन काल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होने के बाद में बगावत के दौर भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस से टिकट न मिलने से पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। निकायों की टिकट फाइनल करने के बाद अब पार्टियों के आगे नई चुनौती है बगावत मैनेजमेंट की। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है। नगर निकायों के लिए चले मैराथन मंथन के बाद दोनों ही पार्टियों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक के टिकट फाइनल कर लिए। लेकिन अब नई समस्या टिकट नहीं मिलने से नाराज बगावती तेवर अपना चुके नेताओं को मनाने की है। पहले बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी ने अपने सांसद और विधायकों को मैनेजमेंट में जुटा दिया है। कोटद्वार के दुगड्डा में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भावना चौहान निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उत्तरकाशी में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान भी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ नामांकन करा चुके हैं। रामनगर में बीजेपी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं तो लक्सर में बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने बीएसपी ही ज्वाइन कर ली। अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी भैरव गोस्वामी को कांग्रेस ने हाथों हाथ मेयर का टिकट थमा दिया। लोहाघाट, गंगोलीहाट, बाजपुर और बनबसा में भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी समस्या जहां लग रही हो कि कोई किसी में नाराजगी होगी तो प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय सांसद गणों को, विधायक गणों को जो नाराजगी जिनके अंदर है उनको नाराजगी दूर करने के लिए कहा गया है। और निश्चित रूप से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता बागी नहीं हो सकता है, पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।